हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर एजुकेशन स्किल्स का जो बुक है, उसकी जो बुक है मेकिंग द वर्क प्लेस इंक्लूसिव। तो उससे रिलेटेड ये टॉपिक है जो चैप्टर 6 का है, जिसमें विकलांगता अधिकारों की जो अधिनियम वगैरह बनाए गए थे तो वो सब इसमें बताया गया है। तो उससे रिलेटेड मैं आपके लिए एक टॉपिक लाई हूँ। इस टॉपिक में मैं आपका पूरा चैप्टर कवर करवा दूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये 6 चैप्टर है विकलांगता अधिकारों के जो अधिनियम वगैरह बनाए गए थे 1995 में और 2016 में, ताकि इनका विकास, इनको समाज में जो इनका अधिकार है वो सब लागू करने के लिए जो तो इनके लिए कुछ अधिनियम वगैरह, कुछ कानून वगैरह बनाए गए थे और इसमें यूएनओ की क्या भूमिका रही थी, तो ये भी टॉपिक इसमें बताया गया है। तो एग्ज़ाम में इसमें ये पूछा जा सकता है कि विकलांगता अधिकारों का विकास किस प्रकार से हुआ और इसमें यूएनओ की भूमिका क्या रही, और के 2 प्रकार के जो अधिनियम वगैरह लागू किए गए थे तो उसका योगदान भी बताना है इसमें। या तो इसमें दूसरा टॉपिक इसमें यह आ सकता है कि जो 1995 में विकलांगता अधिकारों के लिए जो पीडब्ल्यूडी और आरपीडब्ल्यूडी जिसे बोला जाता है 2016 में भी लागू किया गया था, तो उससे रिलेटेड दोनों में संबंध पूछा जा सकता है। और 1995 की तुलना में 2016 में जो संशोधन किया गया है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आए हुए, तो मैंने ये टॉपिक पूरा ही इसमें कवर कर दिया। ये क्वेश्चन पूरा लेंदी बहुत ज़्यादा है, तो लास्ट तक ये वीडियो देखिएगा। अगर स्किप कर दोगे तो आपको पूरा टॉपिक समझ में नहीं आएगा क्या है नहीं है। तो ये एक एक पॉइंट तो मैं समझाऊंगी आप लोगों को। तो इसमें स्टार्टिंग इसमें आंसर ये बताना है प्रस्तावना के रूप में कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के लिए जो आवाज़ें उठाई गई थी 1970 के दशक के आसपास ही उठाई गई थी, जो अधिकार वगैरह सुनिश्चित करने के लिए विकलांग लोगों के लिए, क्योंकि विकलांगता के ऊपर ही पूरी बुक, यहाँ तक कि जो पूरी बुक है वो पूरी विकलांगता के ऊपर ही है, अक्षमता विकलांगता के बारे में। तो वो सब इसी में ही दे रखा है। तो उनको किस प्रकार से शिक्षा वगैरह दी जाती है, तो उनके जो अधिकार वगैरह है समाज में भागीदारी डालने देने के लिए, भागीदारी रखने के लिए कुछ ऐसे अधिकार वगैरह मिले गए हैं। तो इन अधिकारों के लिए आवाज़ें 1970 से ही शुरू हो गई थी उठनी। तो इन मांगों को विभिन्न विकलांगता समूह और व्यक्तियों द्वारा उठाया गया था। इन मांगों को कौन उठाया गया था कि विकलांगता समूह, मतलब कि विकलांगता के जो पूरे ग्रुप होते हैं, विकलांग व्यक्तियों के जो पूरे ग्रुप होते हैं, तो उनके द्वारा ये उठाया गया था। और कानून के बनने से पहले ऐसा हुआ था कि गैर सरकारी संगठन थे विकलांग लोगों के लिए अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम भी उठाए थे गैर सरकारी संगठनों ने। कानून तो वो सरकार के संगठन होते हैं, सरकारी संगठन होते हैं। कानून जो बनाए गए थे सरकार के द्वारा जो कानून बनाए जाते थे वो सरकारी संगठन होते थे, लेकिन जो कानून जब इनके लिए नहीं बना था तो उससे पहले गैर सरकारी संगठन वगैरह जो थे इनके लिए बहुत ज़्यादा कदम उठाया था, इन्होंने प्रभावी कदम उठाए थे और इन्होंने विकलांगता अधिकारों को गति भी प्रदान की गई थी। इनके विकलांगता के जो अधिकार है वो तीव्र गति से, मतलब आगे की ओर बढ़ने में मदद करी थी। और इसी में बहुत से संघर्ष भी हुए थे, कई विरोधों का सामना भी करना पड़ा था। इन्होंने कई याचिकाएं भी पारित की थी, मतलब कई याचिकाएं भी भरी थी। याचिकाएं मतलब कुछ लेटर्स वगैरह जो होते हैं, जो उसके लिए होते हैं सरकार को कुछ मतलब केस वगैरह करने के लिए कुछ ऐसे लेटर्स वगैरह भी दिए जाते हैं, फाइल वगैरह। तो उसके बाद सरकार ने विकलांग व्यक्ति अधिनियम, समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम, ये पूरा ही इसी में इन्वॉल्व है। 1995 में ये पारित किया गया था। दो चीज़ पारित की गई थी, दो, एक 1995 में इसमें कुछ रह गया था, लेकिन 2016 में इसमें कुछ संशोधन वगैरह किए थे और इनके लिए राइट्स वगैरह प्रदान किए गए थे। और नेक्स्ट है कि ऐतिहासिक रूप से विकलांगता को व्यक्ति में होने वाली एक व्यक्तिगत स्थिति माना जाता था। व्यक्तिगत स्थिति मतलब कि एक प्रकार से विकलांग व्यक्ति जो होते थे उनके अंदर कमी के रूप में एक प्रकार से इसमें देखा जाता था। इनको ऐसा लगता था समाज में इस प्रकार से इनको देखा जाता था, कैसा उनको ये समझा जाता था जैसे कि जो लोग हैं, जो विकलांग व्यक्ति हैं, वो नियमित स्कूल में जाने, नौकरी पाने या सामाजिक जीवन में भाग लेने में असमर्थ होते हैं। ऐतिहासिक रूप से मतलब कि पहले की स्थिति में विकलांग व्यक्तियों को ऐसे समझा जाता था, ऐसा माना जाता था कि वो जो समाज है, समाज में जो सोशल एक्टिविटीज़ वगैरह हैं उसमें भाग लेने में असमर्थ है, वो नौकरी नहीं कर सकते या स्कूलों में दाखिला नहीं ले सकते। ऐसा हुआ था, ऐसा मानते थे पहले के टाइम पे।
लेकिन जब विकलांगों को इस नज़रिए से देखा जाता था तो ऐसे समाज की प्रतिक्रियाएं दो रास्ते तक ही सीमित होती थी। प्रतिक्रियाएं मीन्स कि जो समाज की जो मेंटालिटी है कि उनको ये लगता था कि दो तरीके पे इन पे डिपेंडेंट थे। दो तरीके कौन कौन से थे? या तो विकलांगजनों का इलाज किस प्रकार से हुआ जाए, दवा के जरिए या पुनर्वास जिसे बोला जाता है उसके माध्यम से करना, या उनकी देखभाल या दान दक्षिणा वगैरह देकर या कल्याण कार्यक्रमों के माध्यम से करना था। मतलब कि उनको मतलब समाज में भागीदारी इसी प्रकार से दी जा सकती है क्योंकि उनकी जो मेंटालिटी थी वो सीमित हो गई थी इस चीज़ को लेकर के जो विकलांग व्यक्ति है उनका इलाज सिर्फ दो तरीके के हो सकता है, या तो वो चिकित्सा दृष्टिकोण की तरफ से या दवा वगैरह या पुनर्वास जिसे बोला जाता है। चिकित्सा दृष्टिकोण मतलब कि उनका दवा दवाई वगैरह जो देकर उनका इलाज किया जा सकता है, या तो उसका जो दान दक्षिणा देके जो बोला जाता है गरीबों को जैसे भीख वगैरह जैसे दी जाती है तो वो, या तो उनके लिए कल्याण कार्यक्रम के माध्यम से उनका इलाज किया जा सकता है। तो पहले की मेंटेलिटी ऐसी थी। तो इस पुराने मॉडल को ही चिकित्सा मॉडल का कहते हैं और जिसके अनुसार समस्या व्यक्ति के भीतर है और चिकित्सा देखभाल ही विकलांगता संबंधी स्थिति का एकमात्र इलाज है। क्योंकि पहले के टाइम पे लोग ऐसा सोचते थे कि पुराने मॉडल को ही चिकित्सा मॉडल कहते थे उस टाइम पे। तो जिसके अनुसार ये कहा गया था कि समस्या व्यक्ति के अंदर ही है ना कि बाहर। लेकिन इसमें बाद में चेंजेस भी आए थे। ये मेंटालिटी लोगों की चेंज हुई थी कि जो एनवायरनमेंट है उस पर ही डिपेंड, जो विकलांगता है व्यक्ति की विकलांगता किस पर डिपेंड करती है, बाहर की जो एनवायरनमेंट है उस पर डिपेंड करती है। लेकिन पहले के टाइम पे लोग ऐसा सोचते थे कि जो व्यक्ति की समस्या है वो उनकी व्यक्ति के अंदर है ना, और उसकी जो देखभाल कैसे हो सकती है, जो उसकी देखभाल चिकित्सा देखभाल कैसे हो सकती है कि विकलांगता संबंधी स्थिति का एकमात्र इलाज हो सकता है कि चिकित्सा देखभाल ही। चिकित्सा देखभाल मतलब कि दवाई वगैरह देकर ही उसका एकमात्र इलाज किया जा सकता है विकलांगता का। लेकिन पिछले कुछ दशकों में विकलांगता को समझने में एक महत्वपूर्ण बदलाव भी आया है। ऐतिहासिक रूप से जैसे कि मैंने बताया कि मेंटालिटी कैसी थी लोगों की, वो लोग सोचते थे कि अंदर है विकलांगता, व्यक्ति के अंदर होता है, अपाहिज जिसे बोला जाता है, तो वो विकलांगता व्यक्ति के अंदर है। लेकिन धीरे धीरे कुछ टाइम पहले जो अधिनियम वगैरह जैसे कि मैं बताऊं कि स्वतंत्रता के बाद के टाइम में देखा जाए तो कुछ दशक जिसे बोलते हैं, तो उसी लेवल के हिसाब से अगर देखा जाए तो विकलांगता को समझने में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है इसमें कि अब विकलांगता को व्यक्ति के अंदर समस्या के रूप में नहीं समझा जाता बल्कि विकलांगता को वातावरण के साथ व्यक्ति की अंतःक्रिया के परिणाम के रूप में पहचाना जाता है, जो व्यक्ति की क्षमताओं को परिभाषित नहीं करता बल्कि समाज में व्यक्ति की भागीदारी को बाधित करता है। इसमें जैसे कि मैंने बताया कि पहले की मेंटालिटी कैसी थी, लेकिन अब विकलांगता को व्यक्ति के अंदर की समस्या नहीं देखी जाती, कि अंदर समस्या के रूप में नहीं देखा जाता बल्कि उन्हें बाहर जो वातावरण है उसके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, और बाहर जैसा एनवायरनमेंट है, जैसे समाज है, जैसे एनवायरनमेंट है उसके साथ जो इंसान एक्टिविटीज़ वगैरह करता है, उसके अंदर की जितनी भी एक्टिविटीज़ है, क्या फील करता है, कैसा महसूस करता है, कैसी क्रियाएं वगैरह करता है, क्या क्या एक्टिविटीज़ करता है, उसके परिणाम पर उनको पहचाना जाता है, उनकी विकलांगता को पहचाना जाता है। क्योंकि पूरी डिपेंडेंट है कि वातावरण इंसान का कैसा होगा उसी बिहाफ पर इनको पहचाना जाने लगा है। और व्यक्ति की जो क्षमता है उसको परिभाषित नहीं करता, एनवायरनमेंट जो है वो व्यक्ति की क्षमताओं को परिभाषित नहीं करता है बल्कि समाज में जो व्यक्ति की भागीदारी है उसमें जो बाधा वगैरह आई है उसको देखता है, मतलब कि उसको बाधित करता है। इट मीन्स कि जो क्षमता नहीं देखी जाती व्यक्ति की इसमें, कि व्यक्ति की कितनी क्षमता है उसके अंदर कि वो काम करे ना करे, किस चीज़ में इन्वॉल्व हो या ना हो, वो उनकी क्षमता नहीं देखी जाती बल्कि व्यक्ति की भागीदारी देखी जाती है कि भागीदारी अगर समाज में या किसी चीज़ में किसी एक्टिविटी में अगर वो भाग लेता है तो उसमें क्या क्या मतलब कि क्या क्या उसमें हर्डल्स वगैरह होते हैं। हर्डल्स मतलब कि जो इनमें सिचुएशन खड़ी हो जाती है, क्या क्या मुसीबतें आ जाती हैं, वो सब इसमें देखा जाता है, क्या क्या बाधाएं जिसे बोला जाता है। हर्डल्स मतलब कि एक प्रकार से जो बाधा वगैरह होती है उनको देखा जाता है। और इस दृष्टिकोण को विकलांगता के सामाजिक मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। पहले क्या था कि चिकित्सा मॉडल के रूप में जाना जाता था पुराने मॉडल को, लेकिन अब जो है वो विकलांगता के सामाजिक मॉडल को जाना जाता है। सामाजिक मॉडल इस विचार को मानता है कि विकलांगता समाज द्वारा निर्मित होती है, क्योंकि जो विचार है, जो सामाजिक मॉडल है किसको मानता है कि विकलांगता जो है वो समाज द्वारा निर्मित होती है, और यदि कोई विकलांग व्यक्ति किसी भी कार्य को करने में सक्षम नहीं है तो यह केवल समाज द्वारा बनाई गई बाधाओं के कारण ही।
पहले जो चिकित्सा मॉडल था, लोग ये समझते थे कि उनकी दवाई वगैरह के थ्रू ही इनका इलाज हो सकता है। लेकिन जो सामाजिक मॉडल है, सामाजिक मॉडल का क्या मानना है कि जो विकलांगता है, विकलांगता समाज द्वारा बनाई गई है, कि समाज जो विकलांगता व्यक्ति के अंदर विकलांगता देखी गई है वो समाज द्वारा बनाई गई है। और उस किसी भी कार्य को करने के लिए अगर वो सक्षम नहीं होता है, जो कोई व्यक्ति है विकलांग व्यक्ति, अगर वो किसी को कोई कार्य व्यक्ति काम करने में सक्षम नहीं हो पाता है, वो सिर्फ और सिर्फ समाज के थ्रू, समाज की वजह से ही होता है। समाज द्वारा जो भी बाधाएं वगैरह है, जो भी हर्डल्स बनाए गए हैं, क्योंकि समाज क्या, उस टाइम पे मेंटालिटी क्या होती है समाज की, कि समाज ये मानता है कि कोई भी व्यक्ति है वो कोई काम नहीं कर सकता है। तो समाज की मेंटालिटी यही होती है कि समाज में जो विकलांग व्यक्ति है वो काम नहीं कर सकते, उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता विकलांग व्यक्तियों को। तो इसीलिए जो अधिकारों पर ऐसा हुआ था कि जो समाज द्वारा बाधाएं वगैरह की गई है, क्योंकि वो समाज के थ्रू जो सपोर्ट वगैरह मिलना होता है विकलांग व्यक्तियों को वो नहीं मिलता। तो ये इनका सामाजिक मॉडल जो है, उनका मानना ये है कि समाज द्वारा बनाई गई जितनी भी बाधाएं हैं उनके थ्रू इनकी विकलांगता को पहचाना जाता है। इनकी विकलांगता इसी पे ही डिपेंड होती है। और इसी बिहाफ पे मूल रूप से विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर, विकलांग व्यक्ति के क्या क्या अधिकार है उन पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन सामाजिक मॉडल का समर्थन करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में ये जो है इसका मतलब वो बनाया गया है, इसकी भागीदारी सुनिश्चित की, मतलब भागीदारी है इसकी संयुक्त राष्ट्र संघ की, क्योंकि इसने सपोर्ट किया था सामाजिक मॉडल को और विकलांगता को मानवाधिकार के मुद्दे के रूप में स्पष्ट रूप से मान्यता देकर इसे आगे बढ़ाया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसा हुआ था, संयुक्त राष्ट्र संघ ने सामाजिक मॉडल को सपोर्ट किया। जो संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन है, कन्वेंशन मतलब अधिकार द्वारा जो इनके लिए जो सम्मेलन वगैरह बुलाए जाते हैं, तो उसमें जो बैठक होती है, तो बैठक में जो इनका सामाजिक मॉडल है, सामाजिक मॉडल को सपोर्ट तो किया संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ने। और विकलांगता को एक प्रकार से मानव अधिकार के मुद्दे के रूप में देखा गया कि मानव का क्या अधिकार है समाज में, तो उसके मुद्दे के रूप में इसे मान्यता दी गई कि ताकि जो विकलांगता है उनके अधिकारों को भी सुनिश्चित किया जा सके, ताकि वो समाज में भागीदारी दे सके। तो इसकी ये थी। तो आगे इसमें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की भूमिका क्या है, भूमिका क्या है, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार जो सुनिश्चित किए गए थे, जो कानून वगैरह बनाए गए थे, जरूरी नहीं है भारत में, अदर कंट्रीज में भी विकलांगता को ऐसी दृष्टि से देखा गया है, सामाजिक मॉडल से कनेक्ट किया गया है। तो इसीलिए ही संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की भूमिका इसमें क्या रही है, तो ये जान लेते। विकलांग व्यक्तियों के विकास के लिए विश्वव्यापी अधिकार आधारित दृष्टिकोण स्थापित करने में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका महत्वपूर्ण है। मानवाधिकारों के इतिहास में पहली बार समाज के सबसे कमजोर वर्ग के अधिकारों के लिए विशेष रूप से एक सम्मेलन अधिनियमित किया गया है, एक सम्मेलन बुलाया गया था, संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के नाम से जिन्हें जाना जाता है। तो जिसमें विकलांग व्यक्तियों के विकास के लिए बहुत ज़्यादा इन्होंने मतलब कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इनके जो अधिकार है उनको सुनिश्चित किया गया था। इस सम्मेलन में सभी देश सम्मिलित भी हुए थे ताकि विकलांगता के अधिकारों को देखा जा सके, और इसमें भारत भी इन्वॉल्व हुआ था। तो पहली बार ऐसा हुआ था कि मानव अधिकारों के इतिहास में, मानव इंसान के जो अधिकार है, जो राइट्स वगैरह हैं, तो उनके इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि जो सबसे कमज़ोर वर्ग को इन्वॉल्व किया गया। सबसे कमज़ोर वर्ग किसे बोला गया था? विकलांग व्यक्तियों को, क्योंकि वो सबसे कमज़ोर वर्ग के लोग ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें नीची जाति के लोग या महिला सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, सबसे कमज़ोर वर्ग जिसे बोला जाता है विकलांग व्यक्तियों को, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो औरत हो, चाहे कोई बच्चा हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो। तो इसीलिए जो सबसे कमज़ोर वर्ग के अधिकारों को बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व किया गया था। इससे सम्मेलन में ये बात उठाई गई थी जिसे विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में आयोजित जो विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर भी बहस वगैरह हुई थी और 13 दिसंबर 2006 को अपनाया गया था, जो 3 मई 2018 को लागू हुआ। क्योंकि 2006 में ये सम्मेलन आयोजित किया गया था, इसमें प्रस्ताव पारित किया गया था कि ये क्या नाम है कि जो विकलांग व्यक्तियों के जो अधिकार वगैरह उसको सुनिश्चित तो किया गया था, इस चीज़ को अपनाया था कि इनको भी राइट्स हैं, इनको भी अधिकार है। लेकिन 3 मई 2018 को इस चीज़ को फाइनली लागू कर दिया गया था। ये वास्तव में 21वीं सदी की पहली मानवाधिकार संधि थी जो विभिन्न विकलांग लोगों से पहले और उसके पूर्ण और समान नागरिक के रूप में व्यवहार करने के अधिकार को साकार करने की दिशा में एक बड़े कदम की प्रतिनिधि
करती है। इट मीन्स कि ये एक सबसे पहली 21वीं सदी की पहली मानवाधिकार संधि थी। मानवाधिकार मतलब मानव इंसान को जो अधिकार वगैरह दिए गए हैं, मानवाधिकार जिसे बोला जाता है, तो वो संधि की गई थी इनके लिए। तो जो सम्मेलन में बुलाया गया था, एक संधि थी एक प्रकार से देखा जाए तो। वो विभिन्न विकलांग व्यक्तियों के जो पूरे और समान नागरिक के रूप में इनको जो अधिकार वगैरह दिए गए थे, तो उसको ज़्यादा सपोर्ट करता है। ये दुनिया भर में रहने वाले सभी विकलांग व्यक्तियों के लिए एक वरदान की तरह है, क्योंकि विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को बहुत ज़्यादा दुनिया भर में देखा गया था और इनके जो अधिकारों को सुनिश्चित किया गया ताकि वो भी समाज में भागीदारी ले सके। तो इनके लिए एक प्रकार से देखा जाए तो ये वरदान के रूप में भी देखा गया है। और ये विकलांग व्यक्तियों के मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता की पुष्टि करता है। मतलब कि जो विकलांग व्यक्तियों के मानवाधिकार है उसको सुनिश्चित करने की आवश्यकता क्या है, कि जो ये बना तो दिया सम्मेलन वगैरह, ये संधि वगैरह बना दी गई है, तो क्या है ये कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए भी इन्होंने इसको पुष्टि करता है, इसकी मतलब इसके बारे में इंक्वायरी वगैरह करता है इस चीज़ को लेकर के, ताकि कहीं कोई परेशानी उत्पन्न ना हो जाए। तो जिन्हें लंबे समय से समाज द्वारा उपेक्षित किया गया है उन लोगों की पुष्टि करता है, क्योंकि लंबे समय से देखा गया समाज द्वारा उपेक्षित किया जाता था विकलांगता को, क्योंकि पहले की मेंटालिटी, मैंने जैसे कि बताया कि पहले की मेंटालिटी कैसी थी इन लोगों की, तो उसी बिहाफ पर देखा जाता है इनकी कि जो मानवाधिकार है उनका उल्लंघन कोई ना कर रहा हो, तो वो सब चीज़ देखता है ये सम्मेलन। तो UNCRPD 2006 विकलांग लोगों के लिए अधिकार आधारित दृष्टिकोण स्थापित करने और बाधा मुक्त वातावरण के निर्माण और विकलांग लोगों की गरिमा के सम्मान के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अन्य देशों को भी सम्मिलित करने के लिए भी प्रेरित किया था। UNCRPD कौन है? जो मैंने बताया था कि मानवाधिकारों के क्षेत्र में जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन बिठाया गया था, तो ये पूरा ही उसका नाम है, जिसमें मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। 2006 में सम्मेलन बुलाया गया था जिसे बोला गया था UNCRPD। मैंने बताया कि 2006 में ये प्रस्ताव पारित किया गया था और 2008 में 3 मई 2008 में ये लागू कर दिया गया था फाइनली। तो UNCRPD मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ऊपर मैं आपको फिर से बता दूं कि क्या था इसका, कंफ्यूज ना हो, ताकि विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ये पूरा जो बोला गया था जिसे नाम से जाना जाता है। तो विकलांग लोगों के लिए इन्होंने अधिकार आधारित दृष्टिकोण स्थापित करने के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और जो इनकी जो बाधा मुक्त वातावरण है, बाधा मुक्त मतलब कि जो एनवायरनमेंट है, ऐसा एनवायरनमेंट को इन्होंने ऐसे एनवायरनमेंट को निर्माण किया जिसमें बाधाएं वगैरह उत्पन्न ना हो, और विकलांग लोगों की जो गरिमा है, उनका सम्मान करने के लिए महत्वपूर्ण इन्होंने भूमिका निभाई थी। और लोगों को भी, यहाँ तक कि भारत के अलावा देश के अन्य लोगों को भी प्रेरित किया था, ताकि जो विकलांग व्यक्तियों के जो अधिकार है उनको सही प्रकार से उनकी जो सुनिश्चित किया जा सके। इसमें एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि UNCRPD की मदद से, क्योंकि UNCRPD मतलब कि संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो बताया था मैंने, तो इसकी मदद से हम जो व्यक्ति का जीवन है उसमें किस प्रकार से बदलाव लाया जा सकता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें ये टॉपिक लिखना है। तो इसमें पहला पॉइंट ये है कि विकलांग व्यक्तियों की क्षमताओं का विकास करना और उन्हें सशक्त बनाना, ताकि वे भेदभाव का अनुभव करे या देखे तो इसके विरुद्ध खड़े हो सके। मतलब कि इनका उद्देश्य क्या होता है कि विकलांग व्यक्तियों की जो क्षमता है उनका विकास करना और उन्हें सशक्त बनाना। सशक्त मतलब कि पावरफुल बनाना, इस चीज़ को लेकर हिम्मत देना उन्हें, ताकि अगर कोई भी भेदभाव करता है उनके साथ, तो वो उनके विरुद्ध खड़े हो सके। ये भी चेंजेस आ सकते हैं उनके अंदर अगर ये सम्मेलन बनाने के बाद जो लोगों की मदद करें, क्योंकि ये सम्मेलन आयोजित क्यों किए जाते हैं लोगों के लिए, या कानून क्यों बनाए जाते हैं, ताकि वो उनको सपोर्ट कर सके, ताकि वो भी समाज में भागीदारी दे सके। तो इनका काम क्या था कि जो वह सशक्त बनाना उन्हें, ताकि वो समाज में अगर कोई भेदभाव करता है उनके साथ, तो वो उनके विरुद्ध खड़े हो सके। सेकेंड है कि न्याय, निष्पक्षता और अनुचितता के संदर्भ में अपनी समझ का निर्माण करना, ताकि वह चिढ़ाना, खेल से बहिष्कार और अन्य लोगों के साथ गलत व्यवहार करना और कार्यों को समझ सके और उनके खिलाफ आवाज उठाए। न्याय, निष्पक्षता और अनुचितता का मतलब होता है कि कोई चीज अनुचित होती है, अनुचित मतलब कि सही नहीं होती है, तो उसके संदर्भ में अपनी समझ का निर्माण करना कि किस प्रकार से
उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, किस प्रकार से उनके साथ बिहेव किया जा रहा है, या उनके साथ उनको कोई चिढ़ा रहा है, खेल से बहिष्कार किया जा रहा है, या उनके साथ कोई मतलब अन्य लोगों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, तो ऐसे कार्यों को वो जान सके और उनके खिलाफ आवाज़ उठा सके। तीसरी चीज़ है कि विकलांग बच्चों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार को दूर करना और उन्हें बाकी लोगों जैसा समझना, ताकि विकलांग बच्चे अपने अधिकारों को जान सके तथा कोई भी नाइंसाफ़ी के विरुद्ध आवाज़ उठा सके, क्योंकि ये भी चेंजेस आते हैं इसके थ्रू, क्योंकि वो समाज में भागीदारी होते, वो अपने अधिकारों के लिए मतलब कि जो वो है सम्मेलन जो आयोजित किया गया है वो विकलांग बच्चों को सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं, आगे एनकरेज करते हैं इस चीज़ के लिए, ताकि वो अपना जो है समाज में भागीदारी रहे और अपनी जो अगर उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी करता है तो उनके विरुद्ध वो आवाज़ उठा सके। अब आता है पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी अधिनियम क्या था कि समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी, जैसे कि मैंने पहले बताया प्रस्तावना में जो लिखा था कि 1995 में एक प्रस्ताव पारित किया गया था, इनके लिए अधिकारों को सुनिश्चित किया गया था। तो इसमें ये टॉपिक आ सकता है कि जो पीडब्ल्यूडी है, पीडब्ल्यूडी 1995 और 2016 में जो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम था, तो उनमें क्या क्या डिफरेंसेस है, तो ये भी टॉपिक इसमें आ सकता है। तो ये अधिनियम एशियाई और प्रशांत क्षेत्र में विकलांग लोगों की पूर्ण भागीदारी और समानता पर उद्घोषणा को प्रभावी बनाने के लिए अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम क्यों बनाया गया था? एशिया के और प्रशांत क्षेत्रों में, एशिया में भारत भी इन्वॉल्व होता है, बाकी प्रशांत महासागर वगैरह जो उन क्षेत्रों में, उन इलाकों में विकलांग लोगों की पूर्ण भागीदारी हो और समानता पर उद्घोषणा को प्रभावी बनाने के लिए, ताकि इनकी जो समाज है, समाज में भागीदारी तो हुई और साथ ही साथ इनको समान समझा जाए, समानता पर उद्घोषणा के लिए, ये जो प्रभावी बनाने के लिए, उसको उद्घोषणा को प्रभावी बनाने के लिए ये कानून को, इस अधिनियम को लागू किया गया था। भारत सरकार ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विकलांग लोग राष्ट्र निर्माण में अविभाज्य हिस्सा है, यह अधिनियम 7 फरवरी 1996 में लागू किया गया था। ये जो मैंने जैसे कि बताया 1995 का, 1995 का, लेकिन ये लागू कब किया गया था? 1996 में। ये जो प्रस्तावना वगैरह थी इसको पारित तो किया गया था 1995 में, लेकिन इस अधिनियम को लागू कब किया गया था? 1996 में। तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि 1996 में कहाँ से आ गया, 1995 इसको बोला गया है, ये अधिनियम पारित किया गया था। कानून बिल्कुल ही जो सम्मेलन वगैरह है वो आयोजित करके जो इसके कानून वगैरह बनाए गए थे 1995 में, तो इसके क्या प्रावधान रहे थे वो बताना है, लेकिन ये लागू हुआ था 1996 में। पहला पॉइंट है कि जो विकलांगता है उनका पता लगाना, कि विकलांगता के रीजंस क्या क्या है उसका पता लगाना और उसको निवारण करना। तो पहला पॉइंट क्या है कि जो पीडब्ल्यूडी अधिनियम है, मैं हेडिंग डालना भूल गई थी, तो इसमें ये लिखना है कि विकलांगता के कारण का पता लगाना और उसका निवारण ढूंढना। तो पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995 के अनुसार सबसे पहले जो है विकलांगता के जो उत्तरदायी कारक हैं उनका पता लगाना है कि विकलांगता विकलांगता के क्या क्या रीजंस हैं, उनका पता लगाना, उनका जो सर्वेक्षण जांच है उनका जांच करना सही प्रकार से कि विकलांगता क्या है, किस प्रकार से उत्पन्न हुई है, और अनुसंधान के द्वारा विकलांगता के कारणों का पता लगाया जाता है। रिसर्च के द्वारा विकलांगता के कारणों का पता लगाना तथा इन कारणों को किस प्रकार से रोका जा सकता है, इन पर अनुसंधान कार्य किए जाते हैं। जो प्रावधान वगैरह जारी किए गए हैं, पहले पॉइंट में ये बताया गया है कि इनका कारण सबसे पहले ये जानना, इनके अनुसार ये जो अधिनियम है पीडब्ल्यूडी के अधिनियम 1995 के अनुसार सबसे पहले ये है कि विकलांगता के रीजंस को जानना, सर्वेक्षण जांच के द्वारा, रिसर्च के द्वारा विकलांगता के कारणों को पता लगाया जाता है और इन कारणों को किस प्रकार से रोका जाए उस पर फोकस किया जाता है, और विकलांगता निवारण के लिए विभिन्न मापदंडों का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के कर्मचारियों की इस काम में सहायता ली जाती है और प्रशिक्षण दिया जाता है। बच्चों की समय समय पर जांच की जाती है ताकि वह गंभीर रोगों से ग्रसित ना हो, और जब माँ होती है, जब प्रेगनेंसी के टाइम पे और आफ्टर डिलीवरी भी इनकी देखभाल की जाती है ताकि बच्चा जो है विकलांगता से ग्रसित ना हो। तो इसके कुछ मापदंड हैं, मापदंड मतलब कि कुछ तरीके वगैरह अपनाए जाते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी है, फर्स्ट
जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, ये एक चिकित्सालय जिसे बोला जाता है, ये स्वास्थ्य केंद्र, तो उनके कर्मचारियों को इस बार इनकी सहायता ली जाती है ताकि टाइम टू टाइम उन बच्चों का ध्यान रखा जाए, और इस काम में उनको ट्रेनिंग वगैरह भी दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है, उनको ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है, और बच्चों की देखभाल के लिए भी उनकी समय समय पर जांच भी की जाती है। नेक्स्ट है शिक्षा। PWD एक्ट 1995 के तहत विकलांग लोगों को 18 ईयर्स तक जो है निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार दिया गया है। जो विकलांग व्यक्ति है 18 साल तक बिना फीस के, बिना किसी पैसे लगाए वो शिक्षा प्रदान कर जो पाने का अधिकार उनको दिया गया है। और इन बच्चों को आवश्यकताओं के अनुसार उचित परिवहन तथा विभिन्न प्रकार की बाधाओं को हटाना शामिल किया गया है। मतलब कि इन बच्चों को आवश्यकता के अनुसार जो उनको परिवहन की आवश्यकता होती है, परिवहन मतलब जो व्हीकल्स वगैरह होते हैं, जो वाहन होते हैं, वाहन प्रदान किया गया है उनकी आवश्यकताओं के अनुसार, कि जैसे कि एक प्रकार से व्हील चेयर हो गया, अगर विकलांग है, पैरों से ग्रसित है, हाथों से ग्रसित है, तो वो उनको व्हील चेयर दे दिया गया। और विभिन्न प्रकार की जो बाधाएं उनके सामने उत्पन्न होती है उनको हटाना भी इसमें शामिल किया गया है। विकलांग बच्चों के लाभ के लिए पाठ्यक्रम में संशोधन और परीक्षण प्रणाली में बदलाव आदि इस नियम के अंतर्गत आते हैं। कि विकलांग बच्चे उनके लाभ के लिए पाठ्यक्रम में भी चेंजेस किए गए हैं, जो पढ़ाई वगैरह उनकी होती है, स्टडी वगैरह जो होती है, उनमें भी चेंजेस किए गए। 21 प्रकार की अक्षमताएं जिसे बोला जाता है, इसमें तो सिर्फ 7 प्रकार की अक्षमताएं थी जिन पे ज़्यादा फोकस किया गया था, लेकिन चेंजेस लाके इसमें 21 प्रकार की जो अक्षमताएं हैं वो 2016 में इनको देखा गया था, जिसके बारे में मैंने डिस्कस कर लिया है। तो 21 प्रकार की जो अक्षमताएं हैं, तो इस बिहाफ पर इनमें जो पढ़ाई है, इनकी स्टडी है, इनकी एजुकेशन है, उनमें भी चेंजेस लाए गए, और परीक्षा प्रणाली में भी बदलाव आदि इस नियम के अंतर्गत आते हैं। और विकलांग बच्चों में शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए निःशुल्क किताबें देना, छात्रवृत्ति, यूनिफॉर्म और शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। जो विकलांग बच्चे होते हैं, विकलांग बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ दी गई है, इसमें निःशुल्क किताबें दी गई है, फ्री में उनको बुक्स वगैरह दी गई है, छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप्स वगैरह दी गई है, फ्री में यूनिफॉर्म्स वगैरह दिए गए हैं, जो वर्दी वगैरह होती है, ड्रेसेस वगैरह, और शिक्षण सामग्री वगैरह भी इसमें दी गई है। शिक्षण सामग्री मतलब जो ट्रेनिंग वगैरह उनको उपलब्ध कराई जाती है किसी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए, कुछ ऐसी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व की गई है। थर्ड आता है कि रोजगार। विकलांग लोगों के लिए सरकारी अंतर्गत आने वाले विभिन्न पदों में 3% का आरक्षण होता है। सरकारी अंतर्गत आने वाले जो विभिन्न पद हैं, सरकारी अंतर्गत मतलब कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो पोस्ट होती है, डेजिग्नेशन वगैरह जो होती है, इट मीन्स कि जो जॉब्स वगैरह होती है, तो उसमें 3% का मतलब 3% का आरक्षण दिया गया है, जबकि 1% का आरक्षण विशेष विकलांग लोगों को दिया गया है। वैसे तो विकलांग लोगों को 3% का आरक्षण दिया गया है, मगर जो विशेष विकलांग बच्चे होते हैं, विशेष आवश्यकताओं वाले जो बच्चे होते हैं, विकलांग बच्चे होते हैं, उनको 1% का आरक्षण एक्स्ट्रा दिया गया है, जो निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि अधिक या न्यून दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए, जिनको कम नज़र आता है या बहुत ज़्यादा बिल्कुल ही नज़र नहीं आता, वो हो गया, या श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए हो गया, और मस्तिष्क से संबंधित विकलांग लोगों के लिए हो गया। या इसके साथ ही इस नियम में यह प्रावधान रखा गया है कि किसी भी सरकारी और सहायता प्राप्त जो सरकारी संस्थाएं हैं, उनमें विकलांगों का 3% आरक्षण ज़रूर होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो भी प्रावधान इसमें जारी किए गए हैं, इसमें ये देखा गया है, इस पर फोकस किया गया है, सरकारी और सहायता प्राप्त सरकारी संस्थाएं जितने भी हैं, उनमें विकलांगों को 3% का आरक्षण ज़रूर होना चाहिए। ये चीज़ पे भी फोकस इसमें किया गया है। और किसी भी कर्मचारी को कार्य करने के दौरान अगर विकलांग होता है तो उसे रोजगार तथा सेवा से बर्खास्त नहीं किया जा सकता। इट मीन्स कि जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर में आते हैं, जितनी भी काम होते हैं, सरकारी अधिकारी जिन्हें बोला जाता है, तो वो अगर उस पर काम करते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह जो लोग करते हैं, अगर वो उस बीच विकलांग होते हैं तो उन्हें रोज़गार से, और जो मतलब जो उनकी जॉब है उनको हटाया नहीं जा सकता, और उनकी जो सेवा है उससे बर्खास्त नहीं किया जा सकता। केवल उसे उसकी पदवी के अनुसार दूसरे पद पर भेजा जा सकता है। विकलांगता किसी व्यक्ति की तरक्की में बाधा नहीं हो सकती है।
ये भी इन पे भी फोकस किया जाता है। ये भी ऐसे प्रावधान जारी किए गए हैं, अगर जॉब के टाइम पर जो गवर्नमेंट जॉब्स होती है उसके टाइम पर अगर कोई व्यक्ति विकलांग होता है तो उसको सेवा से बर्खास्त नहीं किया जा सकता, उनको जो जॉब है जॉब से हटाया नहीं जा सकता, बल्कि उनकी जो उनकी जो क्षमता है, उनकी एबिलिटी है, उनके अनुसार उन्हें दूसरे पद पर, दूसरी जो उनकी पोस्टिंग कर दी जाती है, दूसरी जगह पर उनको भेज दिया जाता है। इस प्रकार से दूसरे पद पर उनको, मतलब दूसरी पोस्ट पर उनको हायर कर लिया जाता है। और जो विकलांगता है वो किसी भी व्यक्ति की तरक्की में बाधा नहीं हो सकती है, इनका मानना ये है। फोर्थ है इसमें गैर भेदभाव। ये कानून किसी भी रूप में भेदभाव को प्रतिबंधित करता है और गैर भेदभाव की गारंटी देता है। मतलब कि ये कानून जो है जो भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, प्रतिबंधित मतलब कि भेदभाव को खत्म करता है, पूरी तरीके से हटा देता है, और गैर भेदभाव की गारंटी देता है कि भेदभाव उनके साथ नहीं किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि सार्वजनिक उपयोगिता के सभी स्थानों तक पहुंच को बाधा रहित बनाया जाएगा। इट मीन्स कि जो सार्वजनिक उपयोगिता के जितने भी स्थान हैं, गवर्नमेंट जो जो रहने वाले जो व्यक्ति वगैरह है, सार्वजनिक रूप से जो भी स्थान वगैरह है, उन तक पहुंच को बाधा रहित बनाया जाएगा। वहां तक जो विकलांग लोग हैं वो पहुंच सकते हैं। इट मीन्स कि जो सार्वजनिक रूप से जो होता है, सोसाइटी, पब्लिसिटी जिसे बोला जाता है, सोसाइटी में जितने भी लोग रहते हैं उनके द्वारा उपयोग की गई चीज़ें वहाँ तक उन विकलांग लोगों की पहुँच बनाने के लिए ऐसी चीज़ें उपलब्ध कराई गई हैं इनके थ्रू, ताकि जो विकलांग व्यक्ति है उनके सामने बाधा ना आए। और विकलांग व्यक्तियों को रेल के डिब्बे, सार्वजनिक भवनों और हवाई जहाज़ों में आसानी से पहुँच प्रदान की गई है। इनके लिए कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ वगैरह अवेलेबल करवाई गई है ताकि वहाँ तक पहुँचने में इनको आसानी हो, किसी भी तरीके की जो बाधाएं हैं उत्पन्न ना हो इनके सामने। विकलांग व्यक्ति इन स्थानों पर आ जा सकते हैं। अब आता है सामाजिक सुरक्षा। विकलांग व्यक्तियों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करने की दृष्टि से विशेष सुरक्षा महत्वपूर्ण है। जो विकलांग व्यक्ति है उनको सहायता प्रदान करने की दृष्टि से देखा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सहायता प्रदान करने की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उनके लिए एक स्पेशल उनकी जो सुरक्षा है, उनकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए, ताकि उनको कोई परेशानी ना हो, समाज की जो समाज में रहने वाले लोग हैं उनका सामना ना करना पड़े उन्हें, उनकी जो कड़वी बातें वो ना सुनना पड़े, उन समाज में जो भी जो एनवायरनमेंट है, जिस तरीके से माहौल है, वहाँ में ढलने में इन्हें आसानी हो सके। और इसमें कहा गया है कि जो विकलांग लोग हैं, विकलांग लोगों को बेरोजगारी भत्ता के साथ साथ सरकारी कर्मचारियों के लाभ के लिए भी बीमा कवरेज प्रदान किया जाना चाहिए, जो 1 वर्ष से अधिक समय से विशेष रोजगार कार्यालय में पंजीकृत है और कई लाभकारी व्यवसाय नहीं पा सके। इट मीन्स कि जो ये भी इसमें प्रावधान जारी किया गया है कि जो विकलांग लोग हैं, विकलांग व्यक्ति जो है, उनको बेरोजगारी भत्ता के साथ साथ, बेरोजगारी भत्ता मतलब कि जो उनको पेंशन वगैरह दी जाती है, पेंशन वगैरह के साथ साथ सरकारी कर्मचारियों को लाभ के लिए बीमा कवरेज भी प्रदान किया जाना चाहिए। बीमा कवरेज मतलब कि जो इनके लिए कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ होती है बैंकों के थ्रू, ताकि जो सरकारी कर्मचारी है वो बीमा करवाते हैं ताकि अगर वो रिटायर हो जाए तो उनके जो पैसे आते रहे, ताकि वो अपनी जो लाइफ स्टाइल है वो अच्छे से जी सके। तो 1 वर्ष से अधिक समय से जो विशेष रोजगार कार्यालय में पंजीकृत है, विशेष रोजगार कार्यालय में जो पंजीकृत, इन्होंने अपना नाम जो दाखिल किया गया होता है, पंजीकृत किया गया होता है 1 साल से ज़्यादा टाइम तक, और कोई ऐसे लाभकारी व्यवसाय भी नहीं पा सके हैं, जो लाभकारी व्यवसाय हैं अगर वो नहीं पा सके हैं और 1 साल से ज़्यादा इनका जो रोजगार कार्यालय में है इनका नाम पंजीकृत है, तो जो है इनको अलग से और फैसिलिटीज़ वगैरह दी जाएगी। तो ये भी इसमें बताया गया है। अब ये है कि RPWD जो है विकलांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम 2016 में ये लागू किया गया था। इसमें जो ये अधिनियम लागू किया गया था इसमें कुछ चेंजेस वगैरह किए गए थे। 1995 में जो अधिनियम लागू किया गया था उसके बिहाफ पर देखा जाए तो 2016 में इसमें कुछ संशोधन किए गए थे। तो विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पे बहुत ज़्यादा चेंजेस वगैरह करके बहुत ज़्यादा इनको अधिकार और दिए गए थे। तो इसमें कुछ ज़्यादा इसमें चेंजेस वगैरह बताए गए हैं कि RPWD अधिनियम जो है वो दिसंबर 2016 में अधिनियमित किया गया था, और ये जीवन के विभिन्न पहलुओं, शैक्षणिक रूप से देख लो या सामाजिक, कानूनी
आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक में विकलांग लोगों के अधिकारों और सम्मान को बढ़ावा देता है। ये हर रूप में मतलब हर पहलुओं में, शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से, ये हर पहलुओं में विकलांग लोगों के अधिकारों को और सम्मान को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है और उनकी रक्षा करता है। इसमें बुनियादी ढांचे और सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए शासनादेश और समय सीमा है। अधिनियम के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के मामले में इसमें दंड का प्रावधान है। इट मीन्स कि 2016 में ऐसा हुआ था, 1995 में ऐसा कोई दंड का प्रावधान नहीं था, लेकिन 2016 में संशोधन कर दिया गया। इनकी सुरक्षा करने के लिए नए नए कानून वगैरह बना दिए गए। इनकी जो बुनियादी ढांचे हैं, उनकी सेवाओं हैं, उनकी वहाँ तक पहुँच कर सुनिश्चित करने के लिए भी कुछ शासनादेश मतलब कि कुछ ऐसी शासन प्रणाली को लागू किया गया और कुछ समय सीमा वगैरह भी निर्धारित की गई। और इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का अगर कोई उल्लंघन करता है, जो प्रावधान मैं आगे बताऊंगी कि क्या है, तो उसका अगर उल्लंघन कोई करता है तो इसके मामले में उन्हें दंड का प्रावधान वगैरह भी जारी इसमें किया गया है। इसमें पहला प्रावधान इसमें ये बताया गया है कि मान्यता प्राप्त कई अक्षमताएं। इट मीन्स कि इसमें 21 अक्षमताओं को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। इट मीन्स कि पहले 7 क्षमताएं थी, 1995 में जो पारित किया गया था अधिनियम, उसमें 7 क्षमताओं को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी, उसके तहत कानून वगैरह बनाए गए थे। लेकिन जो ये नया कानून बनाया गया है, इसके तहत विकलांगता की मौजूदा संख्या 7 से बढ़ाकर 21 कर दी गई है। इस एक्ट में पहली बार भाषण और भाषा विकलांगता को जोड़ा गया है। इसको भी, अगर भाषा मतलब कि उनकी जो लैंग्वेज है, उनको बोलने में जो कठिनाई वगैरह उत्पन्न होती है, तो वो विकलांगता के शिकार है, तो उसको भी जोड़ा गया है इसमें एसिड अटैक को भी बहुत ज़्यादा शामिल किया गया। बहुत सारे ऐसे विकलांगताएं वगैरह है जिसको इसमें इन्वॉल्व किया गया है। PWD एक्ट 2016 में, RPWD एक्ट है ये, जिसमें सरकार के पास ये अधिकार है कि वह अन्य किसी विकलांगता को इस सूची में शामिल कर सकेंगे। उनको इतना अधिकार दिया गया है कि इसके अलावा भी अगर कोई विकलांगताएं वगैरह अगर नजर आती हैं तो वो इस जो सूची है, 21 विकलांगताओं की जो सूची है, उसमें शामिल कर सकता है। सेकंड है कि आरक्षण। 1995 के कानून में वो ये हुआ था कि विकलांगों के लिए शिक्षा संस्थाओं और सरकार में 3% आरक्षण था, लेकिन इसे बढ़ाकर 2016 में 4% कर दिया गया था। और साथ ही सरकार द्वारा वित्त पोषित शिक्षण संस्थाएं जो है, वित्त पोषित जो शिक्षण संस्थाएं मतलब कि पैसों से भरी हुई, मतलब कि उनको सहायता मिलती रहती है पैसों से रिलेटेड, जो संस्थाएं वगैरह बनाई जाती है, NGOs वगैरह हो गई जैसे कि एक प्रकार से। तो वित्त पोषित शिक्षण संस्थाएं जो होती हैं, वो उनके साथ साथ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जो संस्थाएं वगैरह बनाई गई हैं, उनको भी विकलांग बच्चों को भी समावेशी शिक्षा देनी होगी। मतलब कि सरकार द्वारा इनको फोर्सफुली ये चीज़ बताई गई है कि जो मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाएं और वित्त पोषित शिक्षण संस्थाएं वगैरह, तो उनको भी विकलांग बच्चों को समावेशी शिक्षा देनी होगी। ये भी चीज़ इसमें प्रावधान जारी किए गए हैं। नेक्स्ट है कि अन्य अधिकार क्या दिया गया इसमें कि यह अधिनियम कई अन्य अधिकार प्रदान करता है। कुछ ऐसे अधिकार हैं जो भी प्रदान करता है, जिसमें सभी सार्वजनिक भवनों में विकलांगताओं को बाधा रहित पहुंच शामिल है। जिसमें कि जो सार्वजनिक भवन है, सार्वजनिक भवन ये स्थान वगैरह जो होते हैं, जो सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं, लोगों द्वारा इस्तेमाल किए गए भवन हो गए, या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे जो लोग जाते हैं, तो उन स्थानों में विकलांगताओं की बाधा रहित पहुंच भी इसमें मतलब इसमें इन्वॉल्व किया गया है। और निजी फर्मों को प्रतिष्ठानों की भाषा में शामिल करने के लिए संशोधन किए गए थे, जिन्हें पहले केवल सरकारी निकायों के लिए संदर्भित किया जाता था। पहले तो सरकारी निकाय थे इसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन इसमें निजी फार्म वगैरह भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं कि संशोधन इसमें किए गए हैं कि परिभाषा में शामिल करने के लिए जो है वो इसमें कुछ ऐसे चेंजेस किए गए हैं, क्योंकि पहले सरकारी निकायों के अंदर ही इन सब चीज़ों को यूज़ किया जाता था, लेकिन अब निजी फर्मों में भी इन सब चीज़ों को देखा जाता है। और प्रतिष्ठानों को ये सुनिश्चित करना होगा कि विकलांग व्यक्तियों के भवनों और सभी प्रकार के सार्वजनिक बुनियादी ढांचे जो होते हैं उसमें बाधा मुक्त पहुँच उपलब्ध हो। इट मीन्स कि जो प्रतिष्ठान वगैरह होते हैं, प्रतिष्ठान इट मीन्स देखा जाए तो संस्थाएं वगैरह एक प्रकार से देखा जाए तो संस्थाएं या प्रतिष्ठान जिसे बोला जाता है, जो सरकारी के अंतर्गत आता है, तो उनको ये सुनिश्चित करना होगा कि जो विकलांग व्यक्ति है उनको
किसी भी स्थान पर जाने में कोई बाधा ना हो, तो ये भी सुनिश्चित करता है। सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में बाधा मुक्त पहुंच उपलब्ध हो। बाधा मुक्त पहुंच मतलब कि उनको किसी भी तरीके का कोई हर्डल ना हो, कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न ना हो उनके सामने कि वहां तक ना पहुंच पाए। तो ये भी चीज उसमें देखी गई है, ये भी प्रावधान जारी किया गया है। नेक्स्ट आता है दंड का प्रावधान। इस अधिनियम के सबसे महत्वपूर्ण प्रावधानों में से एक नया प्रावधान था नियमों का उल्लंघन करना। कि नियमों का उल्लंघन अगर कोई करता है तो उसमें जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। और 1995 के अधिनियम में तो ऐसा नहीं था कि दंडात्मक प्रावधान नहीं थे, लेकिन 2016 में इसमें संशोधन में जो अधिनियम है उसमें संशोधन किया गया। संशोधन मतलब कि चेंजेस किए गए, और इस कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना इसमें लगाया जाएगा अगर कोई इसका उल्लंघन करता है। तो पहले इसमें 6 महीने की जेल की अवधि का उल्लंघन भी था, लेकिन बाद में उसको खत्म कर दिया गया था 6 महीने की जो जेल थी, लेकिन सिर्फ उन पर जो जुर्माना है वो है 10,000 तक का लग सकता है। जो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम था 2016 में जो लागू किया गया था ना, उनकी कुछ सीमाएं थी, कुछ ऐसी कमजोरियां वगैरह उत्पन्न हो गई थी जिसके कारण ये असफल हुआ था। पहला है कि अधिनियम में कुछ कमजोर बिंदु भी है, जैसे कि अधिनियम के उद्देश्य की पूर्ति नहीं करते हैं, जैसे आईडी, एएसडी और एसएलडी जैसे तंत्रिका विकार संबंधी विकारों से पीड़ित विकलांग व्यक्तियों के मामले में ज्यादा प्रकाश नहीं डाला गया है। इसमें ये बताया गया है कि जो अधिनियम है, अधिनियम में कुछ ऐसे कमज़ोर बिंदु है जिसमें जो है अधिनियम के उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, जिसमें कुछ ऐसे तंत्रिका विकास संबंधी विकार है। तंत्रिका विकास संबंधी मतलब कि आईडी, एएसडी और एसएलडी, ये कुछ ऐसे विकार है, कुछ ऐसी बीमारियां हैं व्यक्ति के अंदर जो होती है। तो ऐसे व्यक्तियों को जो है, विकलांग व्यक्तियों के मामले में ज़्यादा प्रकाश नहीं डाला गया है इस अधिनियम के तहत। तो इस अधिनियम में ऐसे विकारों को ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं की गई है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये सबसे ज़्यादा कमज़ोर बिंदु देखा गया है इसमें, क्योंकि ऐसे लोगों को इन्वॉल्व ही नहीं किया गया इस अधिनियम के अंतर्गत। हालांकि इस कानून में विशिष्ट सीखने की अक्षमता एसएलडी, जैसे कि ऊपर बताया कि एसएलडी जो है वो शामिल है, लेकिन एसएलडी का उद्देश्य क्या है, परिणामीकरण तैयार नहीं किया गया है। इसलिए जहां तक एसएलडी का संबंध है, अधिनियम में आवश्यक संशोधन की आवश्यकता है, क्योंकि जो है एसएलडी का उद्देश्य क्या है, परिणामीकरण तैयार नहीं किया गया है कि एसएलडी से रिलेटेड जो भी व्यक्ति है उनकी जो अक्षमताएं हैं, विकलांग व्यक्तियों के जो उद्देश्य है वो उसका परिणामीकरण नहीं किया गया है। तो इसी भी हाफ पर जो है एसएलडी के संबंध में अगर देखा जाए तो अधिनियम में सबसे ज़्यादा आवश्यक जो है वो है संशोधन की, उसमें ज़रूरत है। क्यों है, क्योंकि एसएलडी की बीमारी को ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं किया गया इस चीज़ का, कि क्या एसएलडी जो बीमारी है उसको, उसके बारे में अध्ययन नहीं किया गया है और इस अधिनियम में के तहत इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया है। भारत में जो है समावेशी शिक्षा के रास्ते में आने वाली कुछ मुख्य चुनौतियां हैं। विकलांगजन अनुकूलित बुनियादी ढांचों का अभाव जो है, बुनियादी ढांचों का अभाव क्या है कि विकलांगता जो है, विकलांग व्यक्ति है, विकलांग व्यक्ति के अकॉर्डिंग कोई ऐसा ढांचा नहीं तैयार किया गया है ताकि वो समाज में भागीदारी ले सके या किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो सके। कहीं आने जाने की फैसिलिटीज़ में ज़्यादा फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करवाई गई है। और समावेशन के लिए जो है सार्वजनिक समर्थन की कमी भी है। सार्वजनिक समर्थन मतलब कि समाज का समर्थन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एनवायरनमेंट को चेंज करने के लिए सामाजिक रूप से भी ज़्यादा इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। कि समाज जो है अगर वो इन्वॉल्व होता है इस चीज़ के लिए, तभी जो है विकलांगता को, उसका जो विकास है वो सही प्रकार से हो सकता है। क्योंकि आज के टाइम पे, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि सामाजिक रूप से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट देखी गई है, कि सामाजिक मॉडल के रूप में देखा गया है इसे, क्योंकि एनवायरनमेंट से कनेक्शन है इसका, विकलांगता का आज के टाइम पे ये माना गया है। तो विशेष रूप से जो है विविध आवश्यकताओं वाले जो बच्चे हैं उसके लिए शैक्षणिक पहुंच सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। बच्चों के लिए शैक्षणिक पहुंच मतलब कि शिक्षा से रिलेटेड प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए, शिक्षा से रिलेटेड उनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ के लिए, ताकि वो आगे आए और अपनी जो इमेज है वो अच्छे से बना सके। तो ये कुछ कमियां हैं, लेकिन जो पूरी नहीं हुई है, जिसकी वजह से वो जो असफल रहा है, जो इनका अधिनियम है, जो कानून वगैरह बनाए गए हैं, वो बहुत हद तक तो ठीक रहा है, लेकिन ये कमज़ोर पड़ गया कुछ चीज़ों में। तो ये मैंने पूरे पॉइंट्स, इसमें पूरा चैप्टर यही है, तो इससे रिलेटेड ये टॉपिक आ सकता है इसमें, कि इसका विकास किस प्रकार से हुआ और
जो है इसमें यूएनओ है, यूएनओ मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या भूमिका रही थी, और उन दोनों में डिफरेंस वगैरह भी पूछा जा सकता है। तो इससे रिलेटेड मैंने पूरा टॉपिक आपको कवर करवा दिया है। कोई सा भी एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आए तो आप उसे आराम से लिख सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।